Hello everyone, today I am going to discuss fifth unit of the electric vehicle. So there are some topics which are mentioned here which are really important for this unit. So identification of the EV demand, impact of EV charging on the power grid, energy generation scheduling, different power sources, centralized charging scheme, energy storage integration into the microgrid, overview and the applicability of the AI for the EV ecosystem and design of the V2G aggregator. So these are the topic which are important regarding the electric vehicle subject. So let's discuss it question by question. So the first question is, discuss the parameter needed to identify the demand of the EV charging. So हमें वो पैरामीटर्स को देखना है, द पैरामीटर्स नीडेड टू आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ EV चार्जिंग. सो देखना है कि कौन कौन से ऐसा पैरामीटर होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है हमें EV चार्जिंग के डिमांड को आइडेंटिफाई करने के लिए. So to identify the demand of the EV charging, we considered EV technical specification and the traffic pattern. So जो चीज़ को हम लोग कंसीडर करते हैं, EV का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है और ट्रैफिक पैटर्न क्या है, to identify the demand of the EV charging. So the set of the parameters can be separated into two subsets as follows. पहला है constant parameter और दूसरा है probabilistic parameter. अब देखते हैं कि कांस्टेंट पैरामीटर्स में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं. सो ईवी पेनिट्रेशन लेवल आता है. द नंबर ऑफ द सिमुलेटेड ईवी डिपेंड ऑन द फोरकास्टेड ईवी सेल्स फॉर ईच कंट्रीज. एज्यूमिंग दैट व्हीकल सेल्स आर प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन चेंजेस, द फ्यूचर सेल्स ट्रेंड्स फॉर ऑल द कंट्रीज इज इंक्रीजिंग. In the realistic scenario, it is expected that EV cells will amount for 15% of total vehicle sales in 2030, while in the optimistic scenario, this EV share is almost double. In the very aggressive scenario, half of the vehicle sales in 2030 is assumed to be the electric vehicle. So number of simulated EV depend upon the forecasted EV sales for each country. So EV का जो सेल्स है, it depends upon the population changes. फ्यूचर ट्रेंड में जो कंट्रीज़ हैं उनका पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज़ कर रहा है, इट मीन्स जो EV का जो नंबरिंग होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा. अगर रियलिस्टिक सिनेरियो में देखें तो जो EV का जो ये जो है, इट विल अकाउंट फॉर 15% ऑफ द टोटल व्हीकल 2030 में. और अगर ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो देखें तो ये ऑलमोस्ट जो डबल हो जाएगा, इसका शेयर जो है डबल हो जाएगा. और एग्रेसिव सिनेरियो में बात करें तो 2030 तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स होगी, पूरे व्हीकल की आधी सेल्स जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से आएंगी. फिर दूसरा है चार्जिंग स्टेशन टेक्नोलॉजी. सो दिस पैरामीटर डिटरमाइन दी मैक्सिमम पावर फ्लो बिटवीन द EV एंड द पावर ग्रिड विच डिपेंड्स ऑन द लाइन पावर कैपेसिटी ऑफ द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. 3 चार्जिंग मोड होते हैं, मोड 1, मोड 2 एंड मोड 3. मोड 1 जो होता है नॉर्मल होता है, मोड 2 फास्ट होता है एंड मोड 3 जो होता है DC होता है. सो हमें कौन से चार्जिंग मोड को चूज़ करना है, ये EV के लिए प्रोबेबिलिस्टिक हो जाता है एंड डिपेंड्स ऑन इट्स टाइप. नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ द चार्जर. सो डिफरेंट सिनेरियोज़ हम लोग इस केस में देख सकते हैं. जैसे पहला है हमारा चार्जिंग आफ्टर द लास्ट ट्रिप, मतलब वो होम चार्जिंग के बाद चार्जिंग करना. चार्जिंग व्हेन अ पब्लिक और प्राइवेट चार्जिंग पॉइंट इज़ अवेलेबल. एंड थर्ड है हमारा चार्जिंग व्हेन द बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज इज़ लोअर दैन अ डिज़ायर्ड लेवल. सो 3 कंडीशन में हमें चार्जिंग करनी चाहिए. पहला लास्ट ट्रिप के बाद, दूसरा हमारा जब कोई चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल हो, और तीसरा जब हमारे जो चार्ज की जो वैल्यू है, मतलब जो डिज़ायर्ड चार्जिंग रेंज है उससे कम अगर हमारी बैटरी चार्ज है तो उस टाइम पे हमें चार्ज करना चाहिए. चार्जिंग लॉसेस क्या होता है? सो ये जो है AC टू DC पावर कन्वर्जन होता है. लाइक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें पावर कन्वर्जन करा जाता है, ग्रिड से AC आता है, उसको हम लोग DC में कन्वर्ट करते हैं. तो यहाँ पे कुछ पावर लॉसेस देखे जाते हैं.
फिर उसके बाद चार्जिंग स्ट्रैटेजी, आप कौन सी चार्जिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर रहे हो। जैसे पहला है डंप चार्जिंग, दूसरा मल्टीपल टैरिफ चार्जिंग एंड थर्ड वन इज़ द स्मार्ट चार्जिंग। डंप चार्जिंग जो होता है एक अनप्लान्ड प्लग एंड प्ले कनेक्शन चार्जिंग होता है, टिपिकली आफ्टर द लास्ट ट्रिप ऑफ द डे और व्हेन चार्जिंग पॉइंट इज़ अवेलेबल। सो ये अनप्लान्ड चार्जिंग सिनेरियो होता है, इसमें जो होता है लास्ट ट्रिप ऑफ द डे या फिर आप कोई चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है, देन आप जो है अनप्लान तरीके से चार्जिंग कर लेते हो। डंप चार्जिंग जो होता है ये हो गया। फिर उसके बाद मल्टीपल टैरिफ चार्जिंग, ये जो है नॉर्मल मार्केट वे होता है टू मैनेज द एनर्जी डिमांड। ये जो है स्पेसिफिक आवर में शिफ्ट करा जाता है, स्पेशली शिफ्ट टू दी ऑफ पीक आवर, ताकि जो पैसे हैं वो थोड़े कम लगे। स्मार्ट चार्जिंग अप्रोच, इसमें जो है बाई डायरेक्शनल फ्लो एग्जिस्ट करता है बिटवीन द ईवी एंड द पावर ग्रिड। द एवरेज डेली ईवी मोबिलिटी लास्ट ओनली 2 to 4 आवर एंड द रिस्पेक्टिव एनर्जी रिक्वायरमेंट आर ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दियर बैटरी कैपेसिटी। सो स्मार्ट चार्जिंग जो होती है बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन द ईवी एंड द पावर ग्रिड। अब प्रोबेबिलिस्टिक मेथड देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईवी आ जाता है, इसमें ईवी को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं आइदर प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर प्योर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं या फिर इनको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं एज L7E, ये जो होता है स्मॉल सिटी पर्पस व्हीकल होता है। L7E स्मॉल सिटी पर्पस व्हीकल होता है। M1 जो होता है ये 4 सीटर पैसेंजर व्हीकल होता है। N1 जो होता है ये कैरी कर सकता है अराउंड 3500 kg का वेट, और N2 जो होता है ये 3500 से लेके 12,000 kg के वेट को जो है ये कैरी कर सकता है। फिर डेली ट्रैवल डिस्टेंस, दिस पैरामीटर एक्सप्रेस द डेली डिस्टेंस कवर्ड बाय ईवी बिटवीन 2 सक्सेसिव चार्जिंग साइकिल। सो डेली ट्रैवल डिस्टेंस कितना है, मतलब 2 सक्सेसिव मतलब 2 चार्जिंग स्टेशन के बीच में कितना डिस्टेंस जो है ईवी कवर कर रहा है, उस डिस्टेंस को कहते हैं। इट हाईली डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द ईवी यूजेज। जैसे ड्यूरिंग वीक डेज व्हीकल्स आर यूजुअली यूज्ड मेनली फॉर वर्किंग पर्पजेज, दस द डिस्टेंस प्रोफाइल एग्जिबिट अप्रॉक्सीमेटली द सेम पैटर्न। ड्यूरिंग वीकेंड्स व्हीकल मोबिलिटी इज रिड्यूस एंड द डिस्टेंस प्रोफाइल एग्जिबिट वेरिंग पैटर्न। सो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक कांस्टेंट पैरामीटर होता है, एक प्रोबेबिलिस्टिक पैरामीटर होता है। कांस्टेंट पैरामीटर में हमारा सबसे पहला आता है ईवी का पेनिट्रेशन लेवल कितना है, फिर दूसरा आता है हमारा चार्जिंग स्टेशन की टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग कैसी है एंड चार्जिंग लॉसेस कितने हैं, चार्जिंग लॉसेस हो गया। फिर उसके बाद लास्ट वन इज़ दी चार्जिंग स्ट्रेटजी क्या है। सो ईवी पेनिट्रेशन लेवल डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रहा है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा ईवी का जो है मैन्युफैक्चरिंग होगा। फिर उसके बाद चार्जिंग स्टेशन टेक्नोलॉजी। सो चार्जिंग स्टेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि फास्ट चार्जिंग करनी है कि स्लो चार्जिंग करनी है कि इंटरमीडिएट चार्जिंग मोड रखना है, ये इस चीज़ के बारे में बताता है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ द चार्जिंग हम लोग 3 केस में करते हैं, या तो लास्ट ट्रिप ऑफ द डे, या फिर दूसरा केस होता है कि कोई चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल हो, तीसरा एक चार्जिंग होनी चाहिए ईवी की उतनी होनी चाहिए, डिज़ायर्ड वैल्यू तक उतने नहीं है तब चार्जिंग करते हैं हम लोग, लॉसेस होते हैं। एसी से डीसी कन्वर्जन करते वक्त हमें बहुत सारे लॉसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि जब हम लोग एसी से डीसी कन्वर्जन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें करंट लॉस, वोल्टेज लॉस ये सब देखने को मिल सकता है। फिर हम लोग कौन सी चार्जिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, 3 स्ट्रैटेजी होती है। डंप चार्जिंग जिसको अनप्लान्ड चार्जिंग कहते हैं, फिर उसके बाद मल्टीपल टैरिफ चार्जिंग, फिर तीसरा है हमारा स्मार्ट चार्जिंग में जो है बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बिटवीन ग्रिड एंड द ईवी। और फिर उसके बाद और मल्टीपल टैरिफ चार्जिंग में हमें उस टाइम पे ऑफ पीक आवर में चार्जिंग करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट चार्जिंग का है वो मिनिमाइज़ हो सके। फिर प्रोबेबिलिस्टिक मेथड में दो चीज़ें हैं, पहला क्लासिफिकेशन ऑफ ईवी और दूसरा है डेली ट्रैवल डिस्टेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ ईवी में पहला L7E, ये जो है स्मॉल सिटी पर्पस व्हीकल होता है। फिर होता है हमारा M1,
L7 ये स्मॉल सिटी पर्पस के लिए, M1 जो होता है ये 4 सीटर के लिए होता है, N1 जो होता है 3500 kg वेट के लिए होता है, एंड N2 जो होता है 3500 kg वेट से लेकर के 12,000 kg वेट के लिए होता है। फिर डेली ट्रैवल डिस्टेंस 2 चार्जिंग स्टेशन के बीच में कितना है उस पर जो है डिपेंड करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पैरामीटर फॉर द that are needed to identify the demand of the EV charging. Now the second question is discuss the impact of EV charging on the power grid. So recent concern about the environmental pollution accompanied by the advancement in the battery technology have initiated the electrification of the transportation sector. The paradigm shift from conventional vehicle to the EV has many environmental and economic advantages. The increasing number of EV is however accompanied by a rise in the charging method, hence the development of the charging infrastructure as well as efficient inductive power transfer has become necessary to meet the requirement of the substantial operation of the EVs. However, with the universal resurgence of EV, the adverse impact of the EV charging loads on the operating parameters of the power system has been noticed. The establishment of the charging station imposes an additional burden on the power grid, as the high charging loads of the fast EV charging station will degrade the operating parameter of the distribution network. सो बेसिकली जो चार्जिंग ईवी चार्जिंग ऑन पावर ग्रिड होता है तो इससे जो है लोड बढ़ जाता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, वोल्टेज प्रोफाइल पे चेंज होता है, ये पीक लोड को जो है इंक्रीज़ कर देता है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन देखने को हमें मिलता है। तो बहुत सारे इसमें जो है इम्पैक्ट्स हम लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वोल्टेज स्टेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द ईवी चार्जिंग स्टेशन ऑन द वोल्टेज स्टेबिलिटी। सो वोल्टेज स्टेबिलिटी इज द पावर सिस्टम कैपेबिलिटी टू मेंटेन द स्टेडी एक्सेप्टेबल वोल्टेज एट ऑल द सिस्टम बसेस अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन एंड व्हेन एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस इज अप्लाइड। तो ये जो पावर सिस्टम की कैपेबिलिटी होती है कि वो कांस्टेंट एक्सेप्टेबल वोल्टेज को मेंटेन करा रहेगा नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में, चाहे उसके ऊपर कितना भी एक्सटर्नल फोर्सेस को अप्लाई कर दिया जाए। इसको जो है हम लोग वोल्टेज स्टेबिलिटी कहते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? सो इम्पैक्ट जो होता है ये होता है कि द वोल्टेज प्रोफाइल ऑफ द नोड वेयर मल्टीपल चार्जिंग स्टेशन वर प्लेस डिग्रेडेड टू, जो वोल्टेज प्रोफाइल है वो डिग्रेड कर जाती है जहाँ पे मल्टीपल चार्जिंग स्टेशन जो है प्लेस करा जाता है, लोड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है एंड जो वोल्टेज स्टेबिलिटी इंडेक्स है वो भी जो है डिग्रेड कर जाती है। फिर उसके बाद charging distribution between the number of buses is advantageous than concentrating the charging station at a single bus. सो ये जो है इसका इम्पैक्ट होता है, जैसे कि वोल्टेज स्टेबिलिटी जो अगर हम लोग इम्पैक्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन लोड ऑन दी वोल्टेज स्टेबिलिटी, तो लोड इंक्रीज़ हो जाएगा, वोल्टेज प्रोफाइल डिग्रेड कर जाएगी, प्रोफाइल इंडेक्स जो है वो डिग्रेड कर जाएगा एंड ये सारे इम्पैक्ट्स जो हैं इसके होते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द रिलायबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द ईवी चार्जिंग स्टेशन लोड ऑन द रिलायबिलिटी। सो रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सिस्टम विल ऑपरेट सेटिस्फैक्टरली फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम अंडर अ गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन। सो रिलायबिलिटी जो होती है ये संभावना होती है कि वो सिस्टम जो है सही तरीके से काम करेगा फॉर अ गिवन पीरियड टाइम अंडर अ गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन। ये जो होती है, जैसे मेरी बाइक है, अब मैं ये सपोज कर लूँगी कि मेरी बाइक अगले 1 घंटे के लिए एकदम प्रॉपरली जो है चलेगी, ये जो हो जाएगा रिलायबिलिटी हो जाएगा। इम्पैक्ट क्या होता है? सो विथ अनकोऑर्डिनेटेड चार्जिंग एंड 100% PEV penetration, 43% of the peak load shifting was required to enable smooth operation of the distribution network. Disorderly charging would increase the peak load demand. अगर सही तरीके से चार्ज कर रहे हैं तो ठीक है, डिसऑर्डरली चार्ज कर रहे हैं तो ये पीक लोड डिमांड को जो है इंक्रीज़ कर देगा। जो अगर हम लोग ईवी चार्जर को यूज़ कर रहे हैं तो 38% ऑफ द प्लग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल लोड डिमांड could be absorbed by demand management and the photovoltaics.
नाउ एक्सप्लेन दी एनर्जी जनरेशन ईवी एनर्जी जनरेशन शेड्यूलिंग। सो जॉइंट शेड्यूलिंग मेथड होता है एंड एक एग्रीगेटर बेस्ड मेथड होता है। सो जॉइंट शेड्यूलिंग मेथड में क्या होता है, एक सेंट्रल एंटिटी जो है ये परफॉर्म करती है जिसको सिस्टम ऑपरेटर कहते हैं। जो सिस्टम ऑपरेटर होता है ये जनरेटर और ईवी बैटरी से रिलेटेड डेटा को जो है रिसीव करता है, फिर उस डेटा को जो है जनरेटर और जो ईवी चार्जिंग एनर्जी के डेटा को जो है ये शेड्यूल करता है इस तरीके से कि जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है उसको जो है डिक्रीज़ करा जा सके। जो सिस्टम और सेंट्रल ऑपरेटर है उसको 3 टाइप के जो है डेटा मिलते हैं। पहला जनरेटर कॉस्ट अलॉन्ग विथ इट्स टेक्निकल कॉन्स्टेंट। सो जनरेटर की कॉस्ट का डेटा मिलता है उसको, डेली ईवी ड्राइविंग एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है, ड्राइविंग पैटर्न का डेटा, और एग्रीगेटेड ईवी बैटरी एनर्जी लिमिट इसका डेटा जो इसको मिलता है। और तीसरा जो है आवरली कन्वेंशनल लोड डेटा। ये इन तीनों सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वो जो है शेड्यूल करता है जनरेटर ईवी चार्जिंग डिमांड टू मिनिमाइज़ द टोटल जनरेशन कॉस्ट। जो जनरेशन कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना विथ अ यूनिट कमिटमेंट फ्रेमवर्क। फिर दूसरा एग्रीगेटर शेड्यूलिंग मेथड। इसमें जो होता है एक एग्रीगेटर जो है परफॉर्म करता है, उसको जो है एक इलेक्ट्रिसिटी रिटेलर जो मार्केट में होता है उसके तौर पे देखा जाता है, मतलब उसके जैसा भी इसका भी काम होता है। ये जो है इंडिपेंडेंटली शेड्यूल करता है ईवी एनर्जी बेस्ड ऑन इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ चार्जिंग। उसमें टोटल कॉस्ट ऑफ जनरेशन को रिड्यूस कर रहे थे और इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ चार्जिंग को रिड्यूस करेंगे। शेड्यूलिंग के लिए 3 सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इसको मिलती है, ईवी डेली ईवी ड्राइविंग एनर्जी रिक्वायरमेंट, ड्राइविंग पैटर्न डेटा एंड एग्रीगेटेड ईवी बैटरी एनर्जी लिमिट्स। आवरली कन्वेंशनल लोड डेटा विच रिप्रेजेंट्स द इनफ्लेक्सिबल डिमांड फ्रॉम ऑल अदर लोड्स अदर देन ईवी एस्टिमेटेड सप्लाई फंक्शन। एंड इन डेटा के बेसिस पे जो एनर्जी का डिमांड है और जो टोटल कॉस्ट ऑफ चार्जिंग है उसको जो है मिनिमाइज़ करता है जो एग्रीगेटर है वो। नाउ डिफरेंट पावर सोर्सेज फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो पहला होता है कन्वेंशनल सोर्सेज जिसमें हमारा ऑन बोर्ड चार्जर एंड दी ऑफ बोर्ड चार्जर यूज़ होता है, और दूसरा है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसमें बहुत सारे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फ्यूल सेल और जियोथर्मल एनर्जी। सो ये सारी एनर्जीज़ को हम लोग यूज़ कर सकते हैं टू पावर द इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब है हमारा व्हाट आर द वेरियस चार्जिंग स्कीम फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो 2 चार्जिंग स्कीम होती हैं, सेंट्रलाइज चार्जिंग स्कीम एंड डिसेंट्रलाइज चार्जिंग स्कीम। अब देखते हैं कि सेंट्रलाइज चार्जिंग स्कीम क्या होती है। सो इट डिटरमाइन एट व्हेन एंड वेयर एंड व्हाट रेट एवरी व्हीकल शुड बी चार्ज सच दैट दे यूज लेस एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी एंड ईवी लोड इज शिफ्टेड टू द पीक ऑफ पीक आवर। सो सेंट्रलाइज चार्जिंग स्कीम जो होती है एक ऐसी स्कीम होती है जो कि डिटरमाइन करती है कि कब, कैसे और कहाँ जो व्हीकल है उसको चार्ज करना है ताकि कम पैसे लगें और कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो, और ये जो है बेसिकली जो ईवी लोड है उसको जो है ऑफ पीक आवर में जो है शिफ्ट किया जा सके। ये सेंट्रलाइज हो गया। डिसेंट्रलाइज चार्जिंग स्कीम क्या होती है, it allow EV to determine their own charging pattern and to charge them individually। ये एक स्कीम होती है जो कि EV को अलाउ करती है कि वो खुद डिटरमाइन करे कि उसको कब चार्ज करना है और अपने आप को वो खुद से ही चार्ज करे। सो देयर आर 2 चार्जिंग स्कीम, सेंट्रलाइज एंड दी डिसेंट्रलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रलाइज चार्जिंग स्कीम क्या होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। सो बेसिकली इसका क्या ओवरऑल जो पर्पस होता है ये होता है कि जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम करना है और ऑफ पीक आवर में जो है लोड को शिफ्ट करना है। सो बेसिकली इसमें जो है डिटरमाइन करता है कि कौन से टाइम पे और कहाँ पे और कैसे हम लोग चार्ज करें कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो सके ताकि हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो कम आए। फिर उसके बाद है हमारा what is a microgrid, what is the need for integrating the energy storage into the microgrid। so microgrid जो है एक small low voltage system है consisting of distributed generation energy storage and the load।
माइक्रोग्रिड जो है एक स्मॉल लो वोल्टेज सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन और एनर्जी स्टोरेज एंड दी लोड। बहुत सारी एनर्जी सोर्सेज जो है माइक्रो ग्रिड के अंदर होती है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, लोकल जनरेशन यूनिट्स होता है, टुगेदर विद द एक्सटर्नल ग्रिड दैट प्रोड्यूस इट्स पावर। अ माइक्रो ग्रिड कैन ऑपरेट अंडर द ऑफ ग्रिड मोड। एक जो माइक्रो ग्रिड होता है ये ऑन ग्रिड मोड या फिर ऑफ ग्रिड मोड में ऑपरेट करता है। फिर उसके बाद ये जो है ज़्यादातर जो ड्राइव होता है, मतलब जो माइक्रो ग्रिड जो है ये ड्राइव होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बेसिस पर ही मतलब खुद को ड्राइव करता है। एंड कॉन्फ़िगरेशन ये जो है एक प्रॉमिसिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ़र करता है जिसमें ये इंटीग्रेट करता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज को विच मिटिगेट द ग्रोइंग एनर्जी डिमांड। सो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स और डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स दोनों को इंटीग्रेट करके यूज़ करता है, जिसकी वजह से एनर्जी का जो डिमांड है वो कम हो जाता है। माइक्रोग्रिड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोवाइडिंग सिक्योर एंड हाई क्वालिटी पावर। ये जो है प्रोवाइड करता है एक सिक्योर एंड हाई क्वालिटी पावर फॉर द एंड यूज़र। हाउएवर डिज़ाइन कंट्रोल एंड ऑपरेशन ऑफ द माइक्रोग्रिड आर स्टिल चैलेंजिंग ड्यू टू दी लेकिन जो डिज़ाइन और कंट्रोल और ऑपरेशन है माइक्रोग्रिड का वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो माइक्रोग्रिड जो है एक स्मॉल लो वोल्टेज सिस्टम है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, एनर्जी स्टोरेज एंड लोड। ये एनर्जी सोर्सेज बहुत सारी यूज़ करता है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, और एनर्जी डिमांड को कम करने के लिए ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को यूज़ करता है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्स को इंटीग्रेट करता है विथ द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, जिसकी वजह से एनर्जी डिमांड कम होता है। लेकिन फिर भी इसका जो डिज़ाइन और इसका जो कंट्रोल है, ऑपरेशन है, वो थोड़ा जो है चैलेंजिंग होता है। फिर नीड फॉर इंटीग्रेटिंग एनर्जी स्टोरेज इनटू द माइक्रो ग्रिड। सो एनर्जी स्टोरेज कैन रियलाइज द फ्लेक्सिबल 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन थ्रू द पावर कन्वर्जन डिवाइस। It boosts instantaneous rebalancing of the active and reactive power of the microgrid, which equates to enhancing system inertia and damping while improving system stability. The energy storage system enhances the ability. हमें ज़रूरत है एनर्जी स्टोरेज को इंटीग्रेट करने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम लोग स्टोर किए रहें ताकि फ्यूचर में यूज़ कर सकें। और फिर हमारा एडवांटेजेस क्या होते हैं फॉर यूजिंग द एनर्जी स्टोरेज इन द माइक्रो ग्रिड। सो इट इम्प्रूव्स द डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन यूटिलाइजेशन, इम्प्रूविंग द माइक्रो ग्रिड ऑफ ग्रिड ऑपरेटिंग स्टेबिलिटी, इम्प्रूविंग द माइक्रो ग्रिड एनर्जी क्वालिटी। फिर उसके बाद तो इसके 3 एडवांटेजेस होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव करता है। फिर दूसरा जो माइक्रो ग्रिड ग्रिड ऑपरेटिंग स्टेबिलिटी है, जो माइक्रो ग्रिड ऑफ ग्रिड कंडीशन में ऑपरेट करती हो तो उस टाइम पे जो स्टेबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है। एंड इम्प्रूव करता है माइक्रो ग्रिड की जो एनर्जी क्वालिटी है उसको। Now how AI is accelerating the power of EV battery. So in every aspect of the vehicle's life, battery performance is a crucial factor to consider. जो बैटरी होती है वो 25% कॉस्ट करती है टोटल व्हीकल की। The scope of the global battery market is rapidly increasing. AI जो है हेल्प करती है कि हमें बैटरी का यूजेज, AI हमें हेल्प करती है एनालाइज करने में बैटरी के यूजेस को, रिचार्ज करती है डेटा को, एंड कंस्ट्रक्टिंग अ मैथमेटिकल मॉडल टू ऑप्टिमाइज द फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी। AI बेसिकली सारी डेटा को एनालाइज करती है एंड ऑप्टिमाइज करती है ताकि फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ बिल्ड हो सके EV में, एंड ताकि वो जल्दी से चार्ज हो, एंड कॉस्ट और सारी चीज़ों की जो सेविंग है वो करी जा सके, एंड ऑटोमेशन भी परफॉर्म किया जा सके। मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ AI इन वेरियस वर्टिकल्स ऑफ द EV। ये जो है हेल्प करती है बैटरी मेंटेनेंस में, रूट ऑप्टिमाइजेशन में, बैटरी चार्जिंग में, एंड ऑटोनोमस व्हीकल एंड OEM। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग AI इन द EV। फिर उसके बाद
AI बेस्ड प्रिडिक्टिव बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। सो इसमें क्या होगा कि AI से इनकॉर्पोरेशन की वजह से जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें सारी डेटा को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा हम लोग जो है उसको चार्ज करेंगे, ताकि हमारा कॉस्ट और सारी चीज़ें जो है वो रिड्यूस हो सके। Now write a short note on the vehicle to grid technology. So the widespread use of the plug-in hybrid electric vehicle will result in great benefit to the electric power industry. Where the new plug-in concept is enabling the utilization of vehicle batteries for the grid side benefit, which is referred to as vehicle to grid. So जो plug-in hybrid electric vehicle है इसका जो है great benefit है इलेक्ट्रिक पावर इंडस्ट्री में। जो प्लग इन कॉन्सेप्ट है ये जो है ये अलाउ कर रहा है, इनेबल कर रहा है यूटिलाइजेशन ऑफ व्हीकल बैटरीज फॉर द ग्रिड साइड बेनिफिट। सो जो प्लग इन कॉन्सेप्ट है ये इनेबल कर रहा है कि जो व्हीकल की बैटरीज़ हैं उनको ग्रिड साइड बेनिफिट में यूज किया जा सके, और इसी को हम लोग व्हीकल टू ग्रिड या फिर V2G टेक्नोलॉजी कहते हैं। PHEV will be able to feed power into the grid and PHEV users can earn revenues। इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो है पावर को फीड कर देगा ग्रिड में, जिसकी वजह से जो PHEV यूज़र्स होंगे उनको जो है रेवेन्यूज़ अर्न कर पाएंगे वो लोग। दो टाइप के होते हैं V2G सिस्टम आर्किटेक्चर, डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट आर्किटेक्चर। डायरेक्ट आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है ग्रिड सिस्टम ऑपरेटर एंड व्हीकल के बीच में होती है। सो देयर इज़ अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द ग्रिड सिस्टम ऑपरेटर एंड द vehicle. In this case, the operator directly interacts with the millions of the individual PHEVs. Due to this amount of signal and control task on the grid operator is overwhelming। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट आर्किटेक्चर। इनडायरेक्ट में क्या है कि जो ग्रिड ऑपरेटर है और जो व्हीकल है इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्ट नहीं होगा, इनके बीच में जो है एक एग्रीगेटर लगा होगा जिसके थ्रू ये जो है एक दूसरे से अपना इंफॉर्मेशन जो है कन्वे करेंगे। जैसे कि ये हमारा ग्रिड ऑपरेटर हो गया, ये हमारी व्हीकल है और यहाँ पे बीच में एग्रीगेटर है। तो ये जो है इनडायरेक्ट आर्किटेक्चर हो गया V2G टेक्नोलॉजी का। रोल क्या होता है, सो इसके दो रोल होते हैं। अगर PHEV के केस में देखें तो ये जो है एग्रीगेटर जो है ग्रिड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ग्रिड ऑपरेटर के केस में देखें प्रोसेस फॉर अ ग्रिड सिस्टम ऑपरेटर, ये जो है PHEV को रिप्रेजेंट करेगा। सो PHEV ऑपरेटर के लिए ये जो है ग्रिड ऑपरेटर का काम करेगा एंड ग्रिड ऑपरेटर के लिए PHEV फ्लीट का काम करेगा, फिर जो व्हीकल है उसका काम करेगा। फिर ये हो गया हमारा। नाउ गिव द वर्किंग ऑफ द एग्रीगेटर एंड कंट्रोल स्कीम। सो एग्रीगेटर का काम क्या होता है, ऑप्टिमाइज़ करना चार्जिंग एंड रेगुलेशन प्रोसेस को। और फॉर चार्जिंग प्रोसेस PHEVs आर एनर्जी कंज्यूमर्स, हाउएवर फॉर द रेगुलेशन डाउन PHEV आर सर्विस प्रोवाइडर। सो बेसिकली इसका ऑप्टिमाइज़ करना चार्जिंग एंड रेगुलेशन को। अब कंट्रोल स्कीम क्या होती है, इन अ टाइम स्लॉट इस व्हीकल हैज़ 3 स्टेट। टाइम स्लॉट में सारी व्हीकल्स के 3 स्टेट्स होते हैं, आइडल, चार्जिंग एंड द रेगुलेशन। द ऑपरेशन पीरियड ऑफ PHEV इज़ द पीरियड इन विच द व्हीकल चार्जेज इट्स बैटरी और प्रोवाइड रेगुलेशन सर्विस टू द for the power grid. Operation period of PHEV is the set of continuous time slots that fall between the arrival time and the departure time. So इसके कुछ रोल्स हैं, मतलब कंट्रोल्स हैं। Amount of frequency regulation is expected to have a zero mean distribution, thus frequency regulation will not affect the state of charge of the battery in a long period। फिर so since PHEVs provide the regulation capacity, therefore the aggregator allows the vehicle to charge when the electricity price is low and to join the regulation service when the regulation price is high। So I have just gone through all the point but not in very detail। So I hope
you have little concept about all the topic. I hope everything is clear to you. Thank you so much. Keep sharing and liking my videos. Thank you so much. Bye bye.